अब बातें नहीं करेंगे भाई। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे का विद्युत प्रेरण नियम क्या होता था, उनके प्रयोग देख लिए थे। और जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें आपका विद्युत वाहक, गतिक विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं और घोड़ी विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निकाल लिए थे भाई। आज हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं, वैसे तो इसका डायग्राम नहीं है फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, ये क्या है आपका, याद आ रहा है कुछ, क्या है जी, कुंडली है, ठीक है ना भाई। तो जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसमें क्या होती है, प्रवाहित होने वाली धारा कौन है, आई। जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसके मान में क्या किया जाता है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, इसमें भी परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये पूरा घटना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। परिभाषा समझ में आया क्या, लिखे आप, चलो लिखना। तो स्वप्रेरण किसे कहते हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तब उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यह घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। अब इसका थोड़ा छोटा सा डायग्राम है, उसको समझना, स्वप्रेरण कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है ना भाई। इसे मिटा दूं क्या, सिर्फ समझना बस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, ध्यान से देखना, इधर देखना। सबसे पहले इसका चित्र को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना भाई, स्वप्रेरण का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक कुंडली होगी जिसे एल नाम देंगे, ठीक है ना भाई। और ये क्या है, एक आपका नरम लोहे है, क्या है, मुलायम या नरम लोहा है, जिसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को क्या किया गया है, लपेटा गया है और लपेट करके परिपथ का निर्माण किया गया है। फिर से सुन लीजिए, जब इसे क्या करेंगे, इस तार को लपेटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कुंडली बन जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एल नाम देंगे। और ये क्या है, आपका कुंडली है, ठीक है ना, ये आपका कुंडली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए एक नरम लोहे को, ठीक है ना भाई, एक नरम लोहे में तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट करके परिपथ तैयार किया जाता है। और इसको पूरा क्या कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है। जब हम उसमें तार को लपेट देंगे तो कुंडली तैयार हो जाएगा। और इसे उसके बाद इसे श्रेणी क्रम में, इसी के साथ, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, ध्यान से देखना, हाँ अब इसके लिए कुछ छोड़ रहा हूं जगह भी। श्रेणी क्रम में क्या क्या लगाते हैं, ध्यान से देखना। श्रेणी क्रम में लगाते हैं सेल, एक आपका लगाते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ये किसको प्रदर्शित करता है, और इसको आर एस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक दाब कुंजी लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, दाब कुंजी, इस तरीके से। और ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, देख लीजिए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नरम लोहे का क्या लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे और उसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट करके क्या है, एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे और ये एक कुंडली बन गया। तो माना एल एक कुंडली है जिसे नरम लोहे पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट करके परिपथ तैयार किया गया है। इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, ये दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम में क्या है, एक आपका क्या है, ये सेल, एक सेल, एक आपका क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध, ये आपका परिवर्ती प्रतिरोध है। और ये आपका जो के है वो क्या चीज है, दाब कुंजी,
ये श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। ठीक है, और इसी कुंडली के समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, एक बल्ब जोड़ दिया जाता है। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में भाई, एक बल्ब लगा दिया जाता है इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्वप्रेरण का जितना भी डायग्राम था ये आपका बन गया भाई। तो सबसे पहले इसमें किए क्या है, फिर से सुन लीजिए, ये तो सिर्फ अभी डायग्राम है कैसे बना है, फिर इसमें होगा क्या वो समझेंगे। तो सबसे पहले कि चित्र की भांति क्या करेंगे कि एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे, जो चित्र दिख रहा है उसकी भांति। फिर इसमें नरम लोहे के जो टुकड़े हैं, ये नरम लोहे का एक टुकड़ा है, इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट करके ये परिपथ तैयार किया गया है। फिर इस कुंडली के सापेक्ष श्रेणी क्रम में, ये दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम में क्या क्या लगाए हैं, एक सेल लगाए हैं, एक आर एस जिसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध बोला जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध, और एक आपका क्या है, दाब कुंजी। और समांतर क्रम में क्या लगाए, एक बल्ब लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा परिपथ तैयार हो जाता है। ये तो सिर्फ आपका परिपथ तैयार हुआ है। अब इसमें होगा क्या, जब इसको बनाया गया तो क्यों बनाया गया, तो ध्यान से देखना, जब पहला स्टेप ध्यान से सुनना भाई, कि जब इस दाब कुंजी को क्या किया जाता है, दबाया जाता है या लगाया जाता है या इसको ऑन किया जाता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है मालूम है, ये बल्ब मंद प्रकाश से जलने लगता है। कौन से प्रकाश से, मंद प्रकाश से, धीमी प्रकाश से जलने लगता है। ठीक है, कब, जब हम दाब कुंजी को दबाते हैं तो ये बल्ब मंद प्रकाश से धीमी गति से जलने लगता है। लेकिन जैसे ही इस कुंजी को, दाब कुंजी को फिर से हटाते हैं या बंद कर दिया जाता है, तो ये बल्ब बुझने से पहले तीव्र गति से जलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। क्या होता है कि जैसे ही हम इस कुंजी को हटाते हैं, मतलब बटन को बंद करते हैं, तो ये जो धीरे गति से, मंद गति से जो बल्ब जल रहा था, ठीक है ना भाई, ये बल्ब जल रहा था, वो क्या होगा कि जैसे बंद करेंगे तो बंद होने से पहले तीव्र गति से क्या होगा, प्रकाश करेगा, यानी कि जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है, ये स्वप्रेरण के कारण होता है कि जब आप कुंजी को बंद करेंगे उस टाइम ये मंद गति से जलने वाला बल्ब थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े सेकंड के लिए तीव्र गति से जलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, स्वप्रेरण की घटना के कारण होता है। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, कि जब बंद करते हैं तो बल्ब तीव्र गति से जलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो क्यों होता है, इसका भी कारण समझ लीजिए। तो ध्यान रखना, जब आप कुंजी को बंद करेंगे, यानी कि विद्युत जो परिपथ है उसमें प्रवाहित हो रही धारा है, उसे क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। यानी कि आप उसे बंद कर दोगे तो क्या होगा, जो धारा की दिशा है, ठीक है ना भाई, ये जो धारा की दिशा है वो मुख्य धारा से, ध्यान से सुनना, इसका कारण बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है। जब आप इस परिपथ को भंग कर देंगे, यानी कि जो लाइन जा रहा है उससे आप बंद कर देंगे, तो जितने भी धारा है वो मुख्य धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, मुख्य धारा की दिशा में प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है, प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है। कौन सी दिशा में, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी, जैसे आप इसे बंद करते हैं तो मुख्य धारा की दिशा में प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। कब, लेकिन जैसे आप इस दाब कुंजी को बंद करते हैं तो जो आपकी कुंडली थी उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में एकाएक कमी हो जाती है। इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, अचानक से या एकाएक कमी हो जाती है। ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना, कंडीशंस क्या है कि जब आप इस दाब कुंजी को बंद करते हो, जैसे ही बंद करते हैं तो जो कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में बहुत कमी हो जाती है, एकाएक कमी हो जाती है, जिससे धारा, जो मुख्य धारा की दिशा है उसी में क्या हो जाता है, प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये बल्ब बंद होने से पहले तीव्र गति से क्या होता है, प्रकाशित होता है, जलता है, उसके बाद फिर बुझ जाता है या बंद हो जाता है। तो कभी कभी आप ये देखे होंगे कि जब आप स्विच को अचानक से बंद करते हैं तो कई बार जो आपका बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का मतलब समझते हो ना, हाँ, जिसको हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं उड़ गया। समझ में आ रहा है ना भाई। तो यही कारण है कि जब आप अचानक से किसी भी प्लग को क्या करते हो या कुंजी को बंद करते हैं, ठीक है ना भाई, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो बल्ब है वो तीव्र गति से क्या होगा, जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो बुझ गया मतलब समझ जाओ फ्यूज हो गया। तो कारण यही है
कि जब हम किसी भी कुंजी को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो उसकी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में एकाएक कमी हो जाती है, जिससे जो धारा प्रवाहित हो रही थी मुख्य धारा की दिशा में प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। फिर बुझने से पहले ये तीव्र गति से जलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। समझ में आया? और कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम अचानक से इसे बंद करते हैं तो ये बल्ब फ्यूज हो जाता है। समझ में आया? स्वप्रेरण की घटना ये आपका पूरा स्वप्रेरण कहलाता है। इसे आप शब्दों में लिख सकते हो ना। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन। तो ये होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये होता है फाई अनुक्रमानुपाती आई, इतना होता है आपका स्वप्रेरण गुणांक। तो बता सकते हो फाई क्या है और आई क्या है? फाई है आपका चुंबकीय फ्लक्स और आई है आपका प्रेरित धारा, ठीक है ना भाई। तो किसी कुंडली का होगा, तो किसी कुंडली में देखना कैसे लिखेंगे, किसी कुंडली में प्रेरित कुल धारा का मान उसमें उससे संबंधित उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कहलाता है आपका क्या, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। स्वप्रेरण की घटना में कुल प्रेरित धारा आई, प्रेरित धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन की दर का अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होता है, ठीक है। तब जाकर के इतना लिखना फाई अनुक्रमानुपाती आई। अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाऊंगा तो एक नियतांक लगेगा क्या, एल। अगर मैं यहां से अब, ठीक है ना भाई, क्या लगेगा, एक नियतांक एल लगेगा, ठीक है ना भाई। अब यहां से अगर मैं एल का मान निकालूं, ठीक है ना, तो आई इधर गुणा में भाग में आ जाएगा, गुणा में है वो, तो क्या हो जाएगा, फाई बटे आई। इसको समीकरण 1 दे देना। कई बार आपका यूज यहां से होगा तो कई बार यूज आपका यहां से होगा भाई, व्यंजक में, ठीक है ना। तो जहां ये जो एल है वो क्या है मालूम है, जहां एल एक नियतांक है जिसे, एल एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, इसका मान कुंडली के आकार व फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। एल का मान किस पर निर्भर करता है, हाँ, इसका मान कुंडली की आकार व फेरों की संख्या पर, कुंडली के आकार व फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मान, स्वप्रेरण गुणांक का मान कुंडली की आकार व फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका मात्रक लिखना है, ऐसे पद्धति में इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है भाई। तो इधर लिख लेते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक, किसका मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। और इसका विमी सूत्र लिख लीजिएगा, इसका विमी सूत्र क्या होता है, इसका विमी सूत्र होता है
विमीय सूत्र क्या होता है मालूम है? ml², उसके बाद होता है t⁻², और a⁻²। ml² t⁻², और a⁻²। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। ये चलिए, अब इससे रिलेटेड एक व्यंजक देख लेते हैं। अभी आज तो एक ही हो पाएगा। एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, फिर अभी अन्योन्य प्रेरण आएगा, फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक आएगा, फिर उससे रिलेटेड फिर व्यंजक आएगा। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक कैसे निकालना है, तो डायग्राम पहले बनाते, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लंबी परिनालिका लेना है। यह आपका एक L लंबाई का क्या है, परिनालिका है। इसकी लंबाई कितना है, L। ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना। इस परिनालिका की लंबाई कितनी है, L है। और इसमें आप क्या लपेटे हो, तांबे के विद्युत रोधी तार को इस तरीके से लपेटा गया है, ऐसे। और इसमें ये धारा I प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। क्या हो गया, इधर ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है, ये एक कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली की लंबाई कितनी है, L। इसमें टोटल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या क्या होगी, कैपिटल N होगी। और प्रति एकांक में लपेटे गए फेरों की संख्या क्या होगी, स्मॉल n होंगी। टोटल फेरों की संख्या क्या होगी, कैपिटल N। ये जो जितनी भी लंबाई है, इसमें जितने भी फेरे लपेटे गए हैं उनकी टोटल संख्या होगी n, और प्रति एकांक लंबाई में, यानी कि ये वाला हिस्सा बस, ये कितना होगा, n होगा, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। और इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, तो इसको भी आगे मानेंगे कि अभी इसका क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है, इसका क्षेत्रफल a है, ऐसे करके। तो उसको बाद में देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, या फिर लिख देता हूँ, ये a इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है भाई। अब चलिए इसमें जो जो है उसको लिखते जाते हैं, क्योंकि डायग्राम इतना ही है कि ये क्या है, माना यह एक धारावाही परिनालिका है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और जिसकी लंबाई क्या है, L है। तब इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N होगी और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते जाइए, इसका डेरिवेशन करते हैं। माना कोई धारावाही परिनालिका, कोई धारावाही परिनालिका है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या n है। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N एवं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल n। फेरों की संख्या, इन दोनों का मतलब समझे ना, कि परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, जितने भी लपेटे गए फेरे हैं उनकी संख्या क्या है, कैपिटल N, और प्रति एकांक लंबाई में, मतलब सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तब फेरों की संख्या क्या होगी, n होगी, एक बार जो राउंड किया है वो। और ये टोटल फेरों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल N। तब कुल फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना भाई। हाँ, तब कुल फेरों की संख्या, तब कुल फेरों की संख्या, और कुल फेरों की संख्या यानी कि क्या है, कैपिटल N
तो कैपिटल एन अगर मैं निकालूंगा तो कैसे होगा, ये रहा आपका स्मॉल एन यानी कि प्रति एकांक लंबाई, और टोटल कितना, इस परिनालिका की लंबाई क्या है, एल है। अगर मैं एल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे फेरों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है ना भाई, ये आपका क्या है, पूरी एक परिनालिका जिसकी लंबाई एल है। इसी में तो पूरा लपेटे गए हैं ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसी में ये जो आपके तांबे की विद्युत रेडित तार को लपेट करके बनाया गया है। अब इसकी लंबाई एल है और ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर मैं इसकी लंबाई का जितने भी परिनालिका की लंबाई है और इसमें लपेटे गए प्रति एकांक में लपेटे गए फेरों की संख्या का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पूरे फेरों की संख्या पता चल जाएगी, टोटल फेरों की संख्या। और अगर यहां से मैं अब स्मॉल एन का मान निकालूं तो ये एल क्या इसके बटे में आएगा क्या, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना इसको। ये एल कैसे आएगा नीचे में समझ में आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका एन अपॉन एल हो जाएगा। चलिए ये फेरों की संख्या निकल गई। यहाँ अगर हम एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यदि जो आपकी परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो प्रवाहित धारा आई हो तो परिनालिका में क्या हो जाएगा, अब यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हो तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न उसके अक्ष पर, परिनालिका के अंदर उत्पन्न उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके अक्ष पर आई हो तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, याद है ना भाई। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, बताओ क्या हो जाएगा, बस उतना ही हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है ना भाई, चाहो तो आप यहां से एन की वैल्यू रख सकते हो, रख दो। चलो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट, एन की जगह क्या रखना है, एन अपान एल और ऊपर में है आई, इसको देना समीकरण नंबर 2। बी बराबर करके लिख सकते हो आप नीचे में भी, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन बटे एल, एन बटे एल कहां से है समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे देखना। अब यदि परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र फाई हो तो माना परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो, बातें नहीं करेंगे भाई। माना परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो तब फाई बराबर, तब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ध्यान से देखना, इसलिए फाई बराबर हो जाएगा एन बी ए, क्या हो जाएगा, एन बी ए हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखना, एन की वैल्यू नहीं मालूम, रहने दो एन को जस्ट का तस, बी की वैल्यू आपके सामने में है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन बटे में क्या हो जाएगा एल, और ये आई और ये ए, तो एन 2 बार है, एन का वर्ग बनेगा, कितना हो जाएगा, फाई बराबर म्यू नॉट एन का वर्ग आई बटे और बटे में क्या हो जाएगा एल, इसको देना इक्वेशन नंबर थर्ड है ना। चलो ये समझ में आया इतना, चलिए आगे देखना भैया। चलिए समीकरण 3 हो गया। अब आप लोगों को मालूम है स्वप्रेरण गुणांक, पढ़े हो ना। अब
स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि फाई बराबर एल आई, इसको देना समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखो, समीकरण 4 और समीकरण 3 में लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा है, फाई है तो उसकी तुलना करेंगे, तो लिख देना समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, यानी कि ये समझो समीकरण 4 से फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रख दीजिए, जहां पर फाई दिख रहा है वहां पर एल आई, तो ये हो जाएगा एल आई, उधर क्या है आपका म्यू नॉट एन वर्ग आई ए बटे में क्या है आपका एल, तो ये आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से कैंसिल कर दिया, तो एल बराबर क्या बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे में एल, कितना बच गया और यही आपका क्या होता है, यही आपका स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक है, ठीक है ना भाई। और इसका मात्रक कितना होता है हेनरी, याद है, या तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसी को कैसे लिख सकते हैं, या एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, ए क्या है क्षेत्रफल है और परिनालिका कैसा है वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर और बटे में एल, इतना भी आप लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे यहां तक लिखोगे तो भी सही है, ये निकल गया, क्या निकल गया कि एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक है, तो नीचे आप लिख सकते हैं यही, और अंतिम में लिखना ही, समझ में आ रहा है ना भाई, कि यही एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक है। हो गया, अभी इसकी निर्भरता देखेंगे, इसकी निर्भरता देखेंगे अब स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता, पहला है कि 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, ये जो आपका एल है स्वप्रेरण गुणांक, एक फेरों की संख्या, एक उसका क्षेत्रफल और ये कुंडली की लंबाई। तो सबसे पहले है कि यदि फेरों की संख्या अधिक होने पर, ठीक है ना भाई, फेरों की संख्या अधिक होने पर, फेरों की संख्या अधिक होने पर स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक एल का मान भी अधिक होगा। कब, जब फेरों की संख्या अधिक होगा तो स्वप्रेरण गुणांक का मान भी क्या होगा अधिक होता है, फेरों की संख्या अधिक होने पर स्वप्रेरण गुणांक एल का मान भी अधिक होता है। दूसरा, जब उसका क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी, यदि कुंडली के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी, परिनालिका के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाएगी, तो भी एल के मान में क्या होगा वृद्धि होगा, तो लिखेंगे यदि परिनालिका के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो एल के मान में भी, एल का मान मतलब समझ गए ना, मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा है आपका परिनालिका की लंबाई, यदि परिनालिका की लंबाई अधिक होता है तो स्वप्रेरण गुणांक का मान कम होता है, यदि परिनालिका की लंबाई अधिक हो तो, यदि परिनालिका की लंबाई एल अधिक हो तो स्वप्रेरण गुणांक का मान कम होता है, स्वप्रेरण गुणांक का मान कम होता है। ये तीनों जो उसकी निर्भरता है उसको याद रखिएगा कि स्वप्रेरण गुणांक किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उसकी फेरों की संख्या, उसका क्षेत्रफल और उसकी लंबाई, समझ में आ गया, तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता। तो आज की क्लास को यही ओवर करते हैं और कल इसके आगे
इसी से रिलेटेड अभी और व्यंजक बचा हुआ है। समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसे कल देखेंगे।